एक लड़के को फांसी की सजा मिली थी और 3 दिन के बाद उसे फांसी पर लटकाया जाना था। जेल में मौजूद जेलर उससे कहता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। इस पर लड़का पूछता है कि क्या सच में आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। इस पर जेलर कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जेलर पूछते हैं कि अच्छा चलो बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्या। इसके बाद वो लड़का जेलर से जो कहता है उसे सुनकर जेलर के होश उड़ जाते हैं। जेलर को कतई ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़का जिसको फांसी होने वाली है वो ऐसे भी मांग कर सकता है जिसे पूरा कर पाना लगभग असंभव सा था। दरअसल वो लड़का जिसको फांसी होने वाली थी वो जेलर से कहता है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। हालांकि जेलर उसकी मांग सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी पत्नी के पास एक संदेशा भिजवाते हैं कि तुम्हारे पति जिनको फांसी होने वाली है वो फांसी से पहले तुम्हारे साथ जेल में एक रात बिताना चाहता है। ये सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। साथियों, आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से। ये कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम प्रमोद जबकि दूसरे का नाम सुबोध होता है। ये दोनों बचपन से ही साथ साथ पढ़ाई लिखाई खेल कूद करते हुए एक साथ बड़े होते हैं और इसके बाद दोनों एक शहर में चले जाते हैं जहां दोनों साथ साथ नौकरी भी करते हैं। नौकरी करने के दौरान उन दोनों की दोस्ती जो है वो पहले की तरह ही बेमिसाल थी। दोनों साथ ही काम करते थे, साथ ही खाते पीते थे और साथ ही एक ही जगह पे रहते थे। कुछ वक्त बीतता है, इसी दरमियान उनके कंपनी में काम करने वाली एक लड़की सुबोध से प्यार करने लगती है। इसके बाद प्रमोद अपने दोस्त सुबोध से कहता है कि इस लड़की से मेरी भी दोस्ती करवा दो। इस पर सुबोध प्रमोद से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रमोद समझ जाता है कि सुबोध उसे टाल रहा है। वह फिर उससे वही बात दोहराता है, लेकिन फिर से सुबोध प्रमोद को मना कर देता है। दोस्तों, एक बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड का बंटवारा नहीं करता। सुबोध कहता है प्रमोद यार, ये तो मेरी दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसी भावना रखते हो। इसके बाद प्रमोद सुबोध में झगड़ा हो जाता है। इधर वो लड़की सुबोध से बेइंतहा प्यार करने लगती है। ये देखकर प्रमोद जल भुन जाता है। एक दिन वो लड़की सुबोध के रूम पर आती है, लेकिन सुबोध वहाँ नहीं होता है। इत्तेफाक से वहाँ प्रमोद मौजूद होता है। वह उस लड़की से ज़बरदस्ती करता है और फिर उसे मारकर सुबोध के बेड पर छोड़कर फरार हो जाता है। इधर सुबोध अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जब थका हारा अपने रूम पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके बेड पर उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ बॉडी पड़ी हुई है। यह देख करके वो हैरान हो जाता है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सुबोध दरवाज़ा खोलता है और सामने से अचानक पुलिस को देखकर घबरा जाता है। इसके बाद पुलिस वाले सुबोध को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस सुबोध को गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेकर जाती है और उससे पूछताछ करती है। सुबोध पुलिस को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये हत्या किसने की है, इसीलिए वो खामोश रहता है। उधर पुलिस सुबोध की खामोशी को ही उसका इकरार समझ लेती है, क्योंकि उसे लड़की की लाश सुबोध के कमरे से ही मिली थी और उसी के बेड पर मिली थी। इस वजह से पुलिस ये मान लेती है कि हो न हो सुबोध ने ही उस लड़की की हत्या की है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में सुबोध के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर कुछ दिन के बाद लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें साबित होता है कि पहले तो उसके साथ बलात्कार किया गया है और फिर उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। इसके बाद यह साफ हो जाता है कि अब मुलजिम को फांसी से कोई भी नहीं बचा सकता। सुबोध का अब परमानेंट ठिकाना जेल बन जाती है, जहां पर वो बंदी बनकर रहता है। इस दौरान उससे बहुत सारे लोग मिलने जुलने के लिए भी आते रहते हैं, लेकिन सुबोध को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता या फिर कोई ऐसा व्यक्ति समझ में नहीं आता जिससे वो अपनी बेगुनाही को बता सके और ये बता सके कि मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की है और ना ही उसके साथ कोई गंदा काम ही किया है। सुबोध जेल में अपने दिन बिता रहा था
उधर कोर्ट में लगातार उसके मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान एक दिन जज ने उसे फांसी की सज़ा दे दी। इसके बाद जेलर आकर सुबोध से कहता है कि 3 दिन के बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी, बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? क्योंकि मरने वाले हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा यहाँ पर पूरी की जाती है, उनसे पूछा जाता है और उसे पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है। जेलर सुबोध से कहता है, बताओ सुबोध, तुम्हें अगर खाने पीने में कुछ पसंद हो तो मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें मंगवा दूंगा, या तुम कुछ पढ़ना लिखना चाहते हो, कोई किताब पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूँ। तुम्हें किसी से मिलना है या किसी को कोई संदेशा देना है तो मैं वो भी काम करवा दूँ। बताओ सुबोध, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? इस पर सुबोध कहता है कि जेलर साहब, क्या सच में आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं? इस पर जेलर कहता है कि हाँ बताओ, क्यों नहीं, तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। इस पर सुबोध कहता है कि जेलर साहब, मैं मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ जेल में एक रात बिताना चाहता हूँ। सुबोध अपनी बात को दोहराता हुआ कहता है कि मैं मरने से पहले इसी जेल में अपनी पत्नी के साथ एक रात रहना चाहता हूँ, इसीलिए साहब मेरी पत्नी को बुला दीजिए। जेलर सुबोध की बात सुनकर अचंभित हो जाता है और सोचता है कि मेरे 20 साल के सर्विस के दौरान आज तक ऐसी इच्छा या ऐसी मांग किसी ने भी नहीं किया। जेलर मन ही मन कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर इसकी अंतिम इच्छा यही है तो मैं इसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इसके बाद जेलर सुबोध की पत्नी के पास संदेशा भिजवाते हैं और बाइज्जत उसे जेल में बुलवाते हैं। सुबोध की पत्नी के पास संदेश ले जाने वाला व्यक्ति बताता है कि तुम्हारा पति जिसको फांसी होनी है उसकी अंतिम इच्छा है कि वह एक रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है। यह सुनकर उसकी पत्नी भी तड़प उठती है। इसके बाद सुबोध की पत्नी सीधा जेल पहुंचती है। उधर जेल में तैनात जेलकर्मी सुबोध को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी जेल में आ चुकी है। इसके बाद जेलर सुबोध के आसपास की बैरकों को खाली करवाते हैं। वह सुबोध की पत्नी को उसी बैरक में भेज देते हैं जहां पर सुबोध बंद था। इधर जेलर ने पहले ही बड़ी चालाकी से सुबोध के बैरक में एक वॉइस रिकॉर्डर लगवा दिया, साथ ही गेट पर 2 लोगों को भी तैनात कर दिया। उस वॉइस रिकॉर्डर का कनेक्शन जेलर ने सीधा अपने ऑफिस में करवाया था। जेलर ये जानना चाहते थे कि मैं भी तो देखूं कि आखिर मौत के करीब खड़ा एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जेल में बुलाकर उससे कौन सी बातें करना चाह रहा है। इसके बाद जब पत्नी अंदर जाती है तो सुबोध को देखते ही रोने लगती है। उधर सुबोध भी अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है। सुबोध कहता है कि यह सब न जाने कैसे हो गया, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है जिसे मैं भुगत रहा हूँ। सुबोध की पत्नी एक नेक दिल महिला थी। वह उसे दिलासा देती है कि शायद हमारी किस्मत में यही था, तुम परेशान मत हो। इसके बाद सुबोध की पत्नी उससे पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों? क्या तुमने उस लड़की के साथ बलात्कार किया? क्या तुमने उस लड़की की हत्या की? तुम तो मुझसे प्रेम करते थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से तुम्हें अब फांसी होने वाली है? तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों? सुबोध अपनी पत्नी की बातों को सुनता है और फिर अपनी पत्नी की बातों को सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है। उधर जेलर चुपके से उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। सुबोध रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, ना ही मैंने अपनी दोस्त की हत्या की है और ना ही उसके साथ कोई घिनौनी हरकत ही की है। ये सब हरकत प्रमोद की करी धरी है। इसके बाद वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है कि ये लड़की हमारी कंपनी में काम करती थी। ये लड़की जब अपने घर से खाना लेकर आती थी तो कभी कभी हम लोग आपस में अपने टिफ़िन की अदला बदली करके खाना पीना कर लेते थे। बस इसी बात की दोस्ती थी और कोई गलत वजह नहीं थी दोस्ती की। सुबोध आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि इसके बाद एक दिन वो लड़की सुबोध से कहती है कि सुबोध, मैं तुम्हारे रूम पर चलूँगी, चाय नाश्ता करेंगे, वहाँ पर खाना पीना भी करेंगे। सुबोध कहता है कि जिस वक्त उस लड़की ने रूम पे आने के लिए कहा था, ठीक उस वक्त मैं बाज़ार में सब्जी खरीदने के लिए गया हुआ था और इत्तेफाक से प्रमोद रूम पर पहुंच जाता है। सुबोध कहता है कि मुझे नहीं पता कि उस लड़की के साथ प्रमोद ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जब मैं रूम पर आता हूं तो वहां पर प्रमोद नहीं होता। वह लड़की मेरे बेड पर मरी पड़ी थी। उसके साथ जो भी घटना हुई वो प्रमोद ने ही की होगी और उसने ही पुलिस को फ़ोन करके हत्या की जानकारी भी दी। इत्तेफाक से मैं उसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल होता हूं और मेरे पीछे पीछे ही पुलिस भी पहुंच जाती है
और मुझे ही हत्यारा समझकर गिरफ्तार कर लेती है। सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें जेल में इसलिए बुलाया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई को बता सकूं कि मैं कोई हत्यारा या बलात्कारी नहीं हूँ। मैं दुनिया की निगाहों में जो कुछ भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नज़रों में बुरा बन के मरना नहीं चाहता। सुबोध रोते हुए कहता है कि अब जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा, लेकिन मेरा दिल हल्का हो गया है तुम्हें अपनी सच्चाई बता करके। सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ज़रा भी परेशान मत होना, मेरे दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे से करना, मेरा जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे देश के कानून को अंधा इसीलिए कहा गया है, और ये सच भी है। मेरे मामले में कानून बिल्कुल अंधा बन के काम कर रहा है। जिस अपराध की मैं सजा भुगतने जा रहा हूँ वो अपराध तो मैंने किया ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके सामने जाकर के गीता पर हाथ रख कर के कसम खाऊं कि मैंने ऐसा कोई भी घटिया काम नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है। मैं किसको अपनी सच्चाई बताऊं? मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी बातों को सुनकर गेट पर खड़े पहरेदार भी रोने लगते हैं कि एक बेगुनाह को अब फांसी हो जाएगी। उधर अपने ऑफिस में बैठकर जेलर उन दोनों की बातों को सुन रहे होते हैं। वहां पर कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद होते हैं जो जेलर के साथ बैठे रहते हैं। वह भी सुबोध की बातों को सुनकर रोने लगते हैं। इसके बाद सारी रात बैठ कर के सुबोध और उसकी पत्नी रोते रहे। कभी सुबोध की पत्नी उसको दिलासा देती तो कभी सुबोध अपनी पत्नी को दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश करने की बात कहता और कहता कि मुझे फांसी होने के बाद मेरे बच्चों का सहारा तुम ही हो। बात करते करते दोनों पति पत्नी को सुबह हो जाती है, लेकिन दोनों की बात खत्म नहीं होती। इसके बाद जेल का समूचा स्टाफ बैठ करके मंथन करने लगता है कि यह तो एक निर्दोष व्यक्ति है और गलत तरीके से हत्या और बलात्कार के इल्ज़ाम में फंस चुका है, अब इसको फांसी होने वाली है। जेलर वहां बैठे लोगों से कहता है कि सुबोध को बचाना होगा, वरना सुबोध की मौत नहीं होगी, इंसानियत की मौत हो जाएगी। सुबोध की फांसी नहीं होगी, इंसानियत को फांसी हो जाएगी। इधर सुबोध की पत्नी उसको कहती है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वो भी वक्त आता है जब मिलाप का वक्त खत्म हो जाता है और सुबोध की पत्नी सुबोध को छोड़कर जाने लगती है। इसके बाद सुबोध और उसकी पत्नी दोनों दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। पत्नी जैसे ही गेट पर पहुंचती है वहां से फिर मुड़ करके दौड़ कर आती है और सुबोध का पैर पकड़कर रोने लगती है। उसी समय जेलर अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां पहुंचते हैं। सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि इस ऑडियो को वायरल किया जाए, क्योंकि उसकी फांसी अगले दिन ही होने वाली थी। इसके बाद सुबोध की पत्नी अपने घर चली जाती है। इनके पास एक दिन का समय होता है। ये लोग मंथन करते हैं, ऑडियो वायरल होता है। वह ऑडियो जज साहब के पास भी पहुंचता है। फिर उसे सुनने के बाद सुबोध को निर्दोष करार दे दिया जाता है। जज साहब असली अपराधी को पकड़ने का आदेश पुलिस को देते हैं। जेलर कहते हैं कि गलती तो दूसरे लड़के ने की है, इसीलिए उसे तलाश कर पकड़ करके अदालत में पेश किया जाता है। इसके बाद प्रमोद को फांसी की सज़ा हो जाती है और सुबोध बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यह सूचना जैसे ही सुबोध की पत्नी तक पहुंचती है वह खुशी से झूम उठती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपका भी बुरा नहीं होगा।